नमस्कार साथियों। अपना जो राजस्थान अध्ययन चल रहा था मित्रों, उसमें 5 तक पाठ अपन पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। फिजिकली जो रूप है राजस्थान का वो देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हुई है इस पाठ में। निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न जरूर उठाएगा इस पाठ से। तो देखते हैं मित्रों इसमें क्या दिया है। इसमें जो दिया है उतना ही देखते हैं, फिर विस्तार से तो आगे देखते रहेंगे। बहुत सारे पाठ भी आएंगे इसके संबंधित। यह आपकी नींव जो है अपना बेस बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेस कमज़ोर, आप इन चीज़ों को समझ गए तो फिर आगे कड़ी जुड़ती जाएगी। एकदम से आगे से ऊपर से तैयारी करोगे तो नीचे की कड़ी रह जाएगी। इसीलिए ये आपका बेस बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं मित्रों, पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। यानी अपन अभी तक राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप और उसकी जो स्थिति है उसका अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। यानी अपन इस पाठ में एक तो पढ़ेंगे कि भौतिक प्रदेश कितने और कौन कौन से हैं, उनमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने जिलों में है वो, और किस क्षेत्र को घेर रखा उन्होंने। ठीक है, फिर यहाँ के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यानी राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, अरावली पर्वतमाला। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये डाटा के तौर पर आपको याद रखना है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 में। कौन कौन से? थार का मरुस्थल, मरुस्थल को भी यहाँ कुछ भागों में और में भी बांटा है, लेकिन अपने इसमें जितना बताया उतना पढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसमें सबसे पहले देखिए थार का मरुस्थल। आपको पता ही है मरुस्थल क्या होता है? मिट्टी, रेगिस्तान, ठीक है, डेजर्ट अंग्रेजी में। तो विश्व का सबसे सघन डेजर्ट यही है जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो थार के मरुस्थलों में आजीविका रोजी रोटी का ही बहुत लाले पड़ जाते हैं, तो इतनी जनसंख्या किसी भी मरुस्थल में निवास नहीं करती है। तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ये डाटा है, पूरे डाटा बिल्कुल दिए हुए हैं, इनको रट्टा मारना है। राज्य के 12 जिले में थार का मरुस्थल है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। कितने भाग पर है? 61% भाग पर है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी है ये ऐसा अनुपात है 60:40। यानी 60% भूभाग पर फैला हुआ है और यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। 61 मान लो जनसंख्या निवास। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता, अधिक कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। धनी या घनी? धनी मरुस्थल है भाई, सबसे धनी मरुस्थल यही है। जैव विविधता, जनघनत्व, पशु घनत्व, ये सभी बातें आई हैं इसमें। बाड़मेर, जैसलमेर वह बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को अब इसका भाग बना दिया है। थार का जो मरुस्थल है आपने डायग्राम में देखा होगा, ये लो, ये 4 भागों में बांट दिया इनको। यहाँ तक ये थार का मरुस्थल, ये अरावली पर्वतमाला और ये पूर्व का मैदान और ये हाड़ौती का पठार बच गया।
ठीक है। जो ये बचा है ये हाड़ौती का पठार है और ये पूर्व का मैदान हो गया। तो ये 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4 इस तरह से है। तो ये जो थार का मरुस्थल है इसमें भी क्या कह रहा है ये कि बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। यानी इन 3 जिलों का, ये बाड़मेर, ये जैसलमेर और ये बीकानेर, इन 3 जिलों का जो क्षेत्र है वो महामरुस्थल कहलाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। देखो बच्चों, टिब्बा जो है ना, बालू का टिब्बा, उसी को धोरे कहा जाता है, धोरे। ठीक है, इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। स्तूप की तरह यूं खड़े रहते हैं ना ये, इसीलिए इन्हें धोरे या बालू का, बालू के बने हुए, बालू रेत है ना, बालू का स्तूप भी कहते हैं, बालू का स्तूप। तो हवा के साथ में ये उड़ते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, ये बातें तो आपको पता ही है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, मैदानी भाग और अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यानी मरुभूमि वाला वही पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। घग्गर का मैदान ये आ जाएगा आपका, दोनों जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर। अर्ध मरुस्थलीय भाग ये आगे आपका शेखावाटी वाला प्रदेश, पाली वाला। नागौर की उच्च भूमि ये आई जाती है, अंतःप्रवाही प्रदेश, ठीक है, शेखावाटी वाला और घग्गर वाला ये अंतःप्रवाही प्रदेश है। तो ये सभी भागों में इन्हें बांटा गया है। अब है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। अब कितना भाग अपन पढ़ चुके हैं, वो तो 61% हो गया और 9 ये 70 तो हो गया। 70% का काम यहाँ हो चुका है, समझे। इस 61 में 40% जनसंख्या रहती है, बस ये ध्यान में रखना आपको। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो कि दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है। खेड़ बर्मा ये अपने राजस्थान सिरोही में ही है, गुजरात के पालनपुर से है ये, पालनपुर, ये थोड़ा सुधार कर लेना। उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। भैया अरावली यूं ही तो फैली है, तो इसके जो इधर वाला है वो पूर्वी हो गया और इसके इधर वाला वो पश्चिमी हो गया। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भाग है, ऊंची चोटियाँ यही हैं, तो उच्च भाग यही हुआ, ठीक है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसारण को रोकती है। मरुस्थल ये है, यूं है राजस्थान, तो ये मरुस्थल इस तरफ आने से इसे रोकती है, ये यूं लाइन का काम करती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी तथा दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है और यह कौन से जिले में आपको पता ही है, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अब ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ये लाइन दे दी है, तो ये तो क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। अब मरुस्थल में ये जो आपका बीकानेर और ये जैसलमेर और ये बाड़मेर, ये तीनों महामरुस्थल है। क्या है, महामरुस्थल है, ठीक है। और ये बालू का स्तूप मुक्त है। ये जैसलमेर में ही एक भाग है जो बालू का स्तूप, यानी यहाँ बालू के टीले नहीं हैं, टिब्बे नहीं है। ये घग्गर का मैदान ये भी मरुस्थल का ही हिस्सा है,
ये अंत प्रभाव में भी मान लेते हैं इसे। ये बांगड़ शेखावाटी वाला प्रदेश, ये भी शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। ये है अरावली आपकी, तो इससे जो इधर है ये सभी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं, ठीक है। फिर ये आपकी अरावली हो गई, ये अरावली यूं फैली है, ये अरावली पर्वत है। ये मरुस्थल को इधर आने से रोकती है, इधर जो मरुस्थल आता है पूर्व की ओर। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, ये क्या है, पूरा मैदान है, पूर्व का मैदान। और ये जो आपको नीचे से यहाँ यूं दिखाई दे रहा है, ये है हाड़ौती प्रदेश है। यहाँ हाड़ा वंश के राजा रहे, इसीलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। और यहाँ चंबल, बनासर, लूणी, जो भी नदियां हैं वो नदियों के मैदान हैं ये सब। पूर्व का मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। कितने परसेंट है? 23, 61, 9, 70 और 23, कितना हो गया? 70 और 23, 93% हो गया। बच गया कितना? 7%। ये 7% पे हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पट्टा। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र है वो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। यानी यहाँ से चंबल नदी गुजरती है तो वो उबड़ खाबड़ हो गया है। जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि यानी बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें बीहड़ भी कहते हैं। बीहड़ में आपने देखा होगा, फिल्मों में भी ये शब्द आता है कि डाकू हैं वो बीहड़ों में रहते हैं। और इस प्रदेश को डांग प्रदेश भी कहते हैं। उत्खात भूमि यानी ये जल के द्वारा काट करके बनाई जाती है, उत्खनन होता है इसमें जल के द्वारा कटी हुई भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी 61% वो है तो 40% वहाँ भी जनसंख्या निवास करती है, तो 40% अकेले इसे पूरे मैदान में निवास करती है। और ये मरुस्थलीय भाग में, जबकि ये भाग कितना है? 23%। 23% में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित मैदानी कहानी से 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र के अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकालीय है, जो उपजाऊ मिट्टी है। 7% पे है। और हाड़ा वंश का होने के कारण यहाँ हाड़ौती का पठार कहा जाता है। और ये लावा से निर्मित काली मिट्टी से बना है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू का पठार। सिरोही में उड़िया यानी सिर उड़ता है, तलवार से सिर क्या होता है? उड़ जाता है। उदयपुर एवं राजसमंद में भोराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ में मेसा के पर्वत पर ही बना है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा जिले पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, भीलवाड़ा से याद रख लो, ऊपर भील ऊपर चढ़ जाते ना। और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। हाँ, तो अपन पठारों के बारे में पढ़ रहे थे। सिरोही में कौन सा है? सिर उड़ जाते हैं, तो उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में है। और आबू का पठार भी सिरोही में। और उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में मेसा का है। और भीलवाड़ा में ऊपरमाल का पठार है। और
उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया, लसाड़ी यानी प्रताप है वो साड़ी लाता है, तो लसाड़िया का पठार प्रतापगढ़ में है। तो ये पठार थे कुछ। फिर है जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान के जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, यानी राजस्थान है वो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, यानी आपने भारत के डायग्राम में देखा होगा कि राजस्थान की क्या स्थिति है। यही तो है राजस्थान। तो ये राजस्थान है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। तो ये कौन से क्षेत्र में रह गया? उत्तर पश्चिम में, यानी भारत ये ऊपर आपको पता है सबसे पहले उत्तर होती है, सबसे नीचे दक्षिण होती है, और यहाँ पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है, और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य है, यानी कर्क रेखा के लगभग नज़दीक है। तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है इसके कुशालगढ़ से क्षेत्र से, बांसवाड़ा के इस क्षेत्र से होकर के, ठीक है। तो आगे देखिए अब। और समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। तो ये एक फिगर आ गया आपके सामने, 5 प्रकार का डाटा है। ये याद रखना है कि राजस्थान की जो जलवायु की कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं यानी 61% जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ तो कैसी जलवायु है? शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, ठीक है। तो 2 जिले बांसवाड़ा याद रखना, एक झालावाड़, ये अति आर्द्र में आते हैं भाई, आर्द्र जिले में नहीं आते हैं, अति आर्द्र में आते हैं। उप आर्द्र और आर्द्र अलग है, ठीक है। अब ये डायग्राम में देख लीजिए आप, देखिए ये आपका उत्तर है, नॉर्थ, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये पूर्व है, और नीचे दक्षिण है, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया। तो ये मानसूनी दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्षा सेंटीमीटर में इसे में दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून चलती है, ठीक है। ये फिगर भी आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु है वो कौन से महीने तक चलती है? मार्च तीसरे से छठे तक, जून तक, यूँ याद रख सकते हो आप। और वर्षा ऋतु है वो जुलाई से सितंबर, यानी 7वें से 9वें तक, सितंबर, ठीक है। और शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी, यानी 10वें से 2 तक। तीसरे से छठे 3 महीने, 7वें से 9वें 7, 8, 9 3 महीने, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और 10वें से 2, ठीक है। तो 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा,
5 महीने, ठीक है। 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, बाकी ये 4 का है, इनमें 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें, 4 तियां 12 है, ठीक है। 4 इसमें, 3 4 5 6 और इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 आते हैं ये, लेकिन इसने सीधा सीधा टेका है और अक्टूबर से पहले। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में ये तापमान रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर से गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है। ये मिट्टी का स्वभाव होता है कि वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर तापमान जल्दी बढ़ जाता है और जल्दी ही रात को कम हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा तो यहाँ ठंड पड़ती है और ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। यानी ताप में अंतर, तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप प्लस अंतर, तापांतर, ठीक है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यधिक गर्म धूल भुरी हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये बहुत पुराने हो गए प्रश्न आ करके, तो ऐसे साधारण तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है, यानी दोनों तरफ का मानसून आता है इसमें। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः है पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर वाला मानसून है ना, वो यूं उठ करके आता है इस साइड से, ठीक है। जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में कितनी 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कहा जाता है। तो ये अति आर्द्र में आता है, आर्द्र नहीं है, अति आर्द्र। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम हो जाती है। ये बात समझने लायक है, ये प्रश्न आया हुआ है टीचर की परीक्षा में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम हो जाती है। यानी राजस्थान का नक्शा आपने ये देखा होगा, ऐसे करके मान लो ऐसे। तो राजस्थान के ये तो दक्षिण वाला होगा और ये बोल रहा है कि दक्षिणी पूर्वी, तो ये जो एरिया है दक्षिण और पूर्व वाला, इससे इस भाग से उत्तर पश्चिम की ओर इधर यूं चलते हैं ना, तब वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी ये अरावली पर्वतमाला है, तो इसके पूर्व में यहाँ इधर तो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसके इधर पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु, राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। ये याद रखना है आपको। जो मावठ होती है ये किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये प्रश्न 2007 से आ रहा है। और
ये चक्रवात है, ये भूमध्य सागर से उठ करके आता है, इधर से आता है भूमध्य सागर से, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं, इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है। अकाल और मरुस्थलीकरण, राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल यानी सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। ये पहले की बात थी, अब तो बहुत पर्याप्त साधन हो चुके हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ वर्षा है वो सामयिक, एक समय में ही होती है, और वो भी अपर्याप्त होती है, उसका भी कोई निश्चित मापदंड नहीं है, और वो भी अनियमित होती है। और कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, यानी परंपरागत जो प्रबंधन करते थे, कुआं, बेरीर, तालाब, ठीक है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लो एक ऑप्शन में आ गया कि मरुस्थल का प्रसार क्या मरुस्थलीकरण कहलाता है, यानी फैलता, ठीक है। यानी उपजाऊ भूमि है वो बंजर हो जाती है या रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पाठ था, बहुत ही अच्छा पाठ है, इसको अच्छे से पढ़ना। बंजर भूमि किसे कहते हैं? अनुपजाऊ भूमि को, जहाँ कुछ पैदा नहीं होता है। और बीहड़ उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा यानी एक समान वर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। मानसूनी हवाएं क्या कहलाती हैं? ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। और अपर्दन का मतलब वही होता है जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, यह अपर्दन कहलाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा भौतिक प्रदेश? अरावली है, थार का मरुस्थल भी है, और पूर्व का मैदान भी है। ये नहीं है हिमालय। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, अपन ने पढ़ा है 1722। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र मृदा अपर्दन के कारण अत्यंत उबड़ खाबड़ हो गया है। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पाठ था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।